ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। गजा पट्टी में जानी सेना ने अस्पतालों पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी शहीद हुए। जानी शासन के हमले में दक्षिणी लेबनान में 2 पत्रकार शहीद हो गए। फिलिस्तीनियों के जवाबी हमले में जानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानी शासन और हमास के बीच संघर्ष विराम और कैदियों की आज़ादी पर बहुत जल्द समझौता हो जाने की सूचना है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि ज़ायनी शासन की बमबारी में दर्जनों फिलिस्तीनी शहीद हो गए। मंत्रालय ने बताया कि अल औदा अस्पताल पर भी ज़ायनी सेना ने बमबारी की, जबकि इंडोनेशिया अस्पताल पर भी ज़ायनी सेना ने बमबारी की है। साथ ही तोपखाने से भी हमला किया है। अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में 80 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा के स्थानीय प्रशासन के मीडिया विभाग ने बताया कि इंडोनेशिया अस्पताल पर इस्राएली सेना ने ड्रोन विमानों और तोपों से हमला किया। उन्होंने बताया कि पानी और बिजली की सप्लाई न होने की वजह से बहुत से बीमार और घायल दम तोड़ रहे हैं और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से बीमारों को उत्तरी गजा के अस्पतालों से बाहर निकालें ताकि उनका कहीं और इलाज हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मुनीर अल बर्श ने कहा कि लगभग 550 बीमार हैं जो अस्पताल में हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ज़ायनी सेना ने दक्षिणी लेबनान के तैर हरफा ग्रामीण इलाके पर हमला कर दिया, जिसमें अल मयादीन टीवी चैनल की पत्रकार फराह उमर और कैमरामैन रबी अल मेमारी शहीद हो गए, जबकि एक आम नागरिक भी इस हमले में शहीद हो गया। हमला होने से 1 घंटा पहले पत्रकार फराह उमर ने दक्षिणी लेबनान से रिपोर्ट देते हुए हालात का ब्यौरा दिया था। अल मयादीन टीवी चैनल के प्रबंध निदेशक कस्सान बिन जद्दू ने कहा कि इसराइल के सीधे हमले में हमारे दोनों साथी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमारे पत्रकार साथियों की गाड़ी पर यह जानते हुए सीधा हमला किया कि यह पत्रकारों की गाड़ी है। गस्सान बिन जद्दू ने इस्राएली अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकते, तुम जितना चाहो कत्ल करते जाओ, हम अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो वास्तव में एक जंग और सही अर्थों में साहसी प्रतिरोध है। इससे पहले गत 13 अक्टूबर को भी ज़ायनी सेना ने इल्म शबाब इलाके में मीडिया की टीम पर हमला किया था, जिसमें रॉयटर्स का कैमरामैन मारा गया था, जबकि कई पत्रकार घायल हो गए थे। अरब लीग और ओआईसी की ओर से गठित मंत्रीय कमेटी ने बुधवार को मॉस्को में सरगेई लावरोव के साथ बैठक की और गजा युद्ध के हालात पर चर्चा की। ये कमेटी सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के दौरे कर रही है ताकि इसराइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव डाला जाए। इस मंत्रीय कमेटी के साथ मुलाकात में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाले हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। इस मुलाकात में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि आज हमारा संदेश बिल्कुल साफ है कि गजा में युद्ध फौरन रुकना चाहिए और गंभीरता से शांति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार हनन इस कानून की साख खत्म कर देगा और हिंसा तथा चरमपंथ को बढ़ावा देगा। इस कमेटी में कई इस्लामी देशों के बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसी महीने रियाद में अरब लीग और ओआईसी की संयुक्त शिखर बैठक हुई थी, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की सम्मिलिति से इस कमेटी के गठन का फैसला किया गया था। दूसरी ओर क्रेमलिन हाउस ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिलिस्तीन इसराइल विवाद पर ब्रिक्स के नेताओं से बात करेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रही है। ज़ायनी शासन अपनी जेलों में बंद 300 फिलिस्तीनियों, महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली मीडिया ने मंगलवार को रिपोर्ट दी है कि ज़ायनी शासन ने 300 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को जेलों से रिहा करने की तैयारी कर ली है और उनके लिए बसें लाई गई हैं। अमेरिका के CBS टीवी चैनल ने कहा है कि हमास और इसराइल के बीच कैदियों के तबादले का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। टीवी चैनल ने बताया कि समझौते के अनुसार हमास 50 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इसके बदले में इसराइल 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
समझौते में ये भी तय हुआ है कि 5 दिन का संघर्ष विराम होगा, जबकि गजा में ईंधन की सप्लाई की जाएगी, जिस पर इसराइल ने जंग शुरू होने के समय से ही रोक लगा रखी है। इसराइल के टीवी चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संघर्ष विराम के समझौते के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं, जिनके बीच काफ़ी अंतर है। इससे पहले हमास के नेता इस्माइल हनिया ने कहा था कि हम संघर्ष विराम के समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, और हमास ने इस बारे में अपना जवाब कतर और अन्य मध्यस्थों के हवाले कर दिया है। ज़ायनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गजा में अल-शिफा अस्पताल के नीचे तहखाना इसराइल ने बनवाया था। CNN से बात करते हुए एहूद बाराक ने कहा कि ये बात कही जाती थी कि अल-शिफा के नीचे जो तहखाना इसराइल ने बनाया था वही हमास का मुख्य ठिकाना है, और हमास की कई महत्वपूर्ण सुरंगें इस तहखाने से गुजरती हैं। एहूद बाराक ने कहा कि 40 या 50 साल पहले इसराइली इंजीनियरों की मदद से तहखाना बनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ज़ायनी अधिकारियों के अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे तहखाने में हमास का मुख्यालय होने के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने अल-शिफा हॉस्पिटल में आम नागरिकों के अलावा किसी को नहीं देखा, और इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि हमास ने इसे सामरिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया हो। पिछले सप्ताह बुधवार को ज़ायनी सैनिक अल-शिफा अस्पताल में घुसे थे, और वहां उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों को कुछ हथियार दिखाकर ये समझाने की कोशिश की थी कि हथियार हमास के हैं, लेकिन BBC सहित अनेक मीडिया संस्थानों ने बताया कि अल-शिफा में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिससे लगे कि ये हमास का ठिकाना रहा होगा। गजा पट्टी में इसराइली सेना ज़मीनी ऑपरेशन कर रही है, मगर उसे अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। ज़ायनी शासन ने गजा पट्टी के खिलाफ अपने युद्ध का लक्ष्य हमास को खत्म करना और इसराइली कैदियों को छुड़ाना रखा था, लेकिन वो 13,300 से अधिक आम नागरिकों का नरसंहार और बड़े पैमाने पर आवासीय इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को ध्वस्त करने के अलावा कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। ज़मीनी लड़ाई में हमास और जिहाद इस्लामी संगठनों के संघर्षकर्ताओं ने ज़ायनी सेना के 290 से अधिक टैंक और सैनिक गाड़ियां ध्वस्त कर दी हैं। ज़ायनी सरकार कहती है कि इस ऑपरेशन में अब तक उसके 70 सैनिक और कमांडर मारे गए हैं, मगर इसराइल के सैनिक कब्रिस्तान के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि केवल 2 दिन में 50 से अधिक ज़ायनी सैनिकों के शवों को दफन किया गया है। इसराइली सूत्रों के अनुसार गजा पट्टी में इस समय 10,000 से अधिक ज़ायनी सैनिक तैनात हैं। गजा पर वहशियाना हमलों के चलते ज़ायनी शासन को ईंधन और अन्य चीज़ों की सप्लाई रोकने की उठ रही मांगों के बीच तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री और किसी ज़माने में राष्ट्रपति अर्दोगान के करीबी समझे जाने वाले अहमद दाऊद ओगलू ने अर्दोगान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अहमद दाऊद ओगलू ने अर्दोगान के खिलाफ बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के बारे में उनकी नीतियों की आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्दोगान की सरकार झूठा दावा कर रही थी कि अगर हम न हो तो गजा को शिकस्त हो जाएगी, मगर जब गजा पर ज़ायनी शासन का हमला शुरू हुआ तो 18 दिन तक अर्दोगान सरकार ने अपने होंठ सी लिए और एक बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि 22 दिन गुजर जाने के बाद अर्दोगान सरकार ने एक मीटिंग की। अहमद दाऊद ओगलू ने कहा कि धिक्कार हो तुम पर, तुम इसराइली सैनिकों के लिए ईंधन और दूसरा ज़रूरी सामान भेज रहे हो। कनाडा के टोरंटो शहर में मुसलमानों के खिलाफ घृणा की 3 घटनाओं में लिप्त व्यक्ति पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि टोरंटो के रहने वाले चैंडलर मार्शल पर इन घटनाओं में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी को एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला पर अज्ञात पदार्थ छिड़कते हुए देखा गया। उसने टोरंटो की एक मस्जिद में नमाजियों पर पत्थर और मोटरसाइकिल की चेन से हमला किया था। शनिवार की सुबह चैंडलर मार्शल मस्जिद के पास पहुंचा और नमाजियों से झगड़ने लगा। उसने नमाजियों पर पत्थर फेंके और उनके खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए। इसके बाद उसने एक नमाजी पर मोटरबाइक की चेन से हमला कर दिया, जिसमें उसे मामूली चोटें आईं। मस्जिद के बाहर नमाजियों पर हमले के बाद होने वाले एक बयान में नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स NCCM ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि सुबह की नमाज के बाद टोरंटो इस्लामिक सेंटर पर एक व्यक्ति ने हमला किया जो खुद को इसराइली कह रहा था। उसने वहां मौजूद मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई और मुसलमानों को आतंकवादी कहा। NCCM ने बताया कि पुलिस से उनका संपर्क बना हुआ है और तीनों घटनाओं को इस्लामोफोबिया की घटना के रूप में दर्ज किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं से मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता। हमारी पहली प्राथमिकता नमाजियों की सुरक्षा और सुनिश्चितता
करना है। हमें इस्लामोफोबिया सहित हर प्रकार की नफरत से लड़ने के लिए दीर्घकालीन बदलाव की जरूरत है। पुलिस ने बुधवार को चैंडलर मार्शल के हाथों होने वाली 2 अन्य घटनाओं का भी ब्यौरा दिया। ईरान के जाहेदान नगर में आने वाले भूकंप से 25 लोग प्रभावित हुए। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के केंद्रीय नगर जाहेदान में मंगलवार को भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.7 डिग्री थी। जाहेदान के खातिमुल अंबिया के प्रमुख मीरादी ने बताया कि मंगलवार की सुबह आने वाले इस भूकंप से 25 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। खातिमुल अंबिया अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि घायलों को भूकंप के कारण आंशिक रूप से चोटें लगी हैं। भूकंप आते ही स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। आज के भूकंप के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी हासिल नहीं हुई है। यमन की सेना ने लाल सागर में पकड़े गए इसराइल के मालवाहक जहाज की फोटो जारी की है। इरना के अनुसार अल मयादीन की ओर से रिपोर्ट दी गई थी कि यमन की नौसेना ने लाल सागर में इसराइल के एक मालवाहक जहाज को पकड़ा है जिस पर 52 लोग सवार थे। दूसरी ओर यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नैतिक विभाग के सलाहकार अब्दुल बिन आमिर ने सोमवार को बताया कि इसराइल के जहाज को पकड़े जाने का संबंध गजा की घटनाओं से है। उन्होंने कहा कि हमने गजा का समर्थन करते हुए ये काम किया है। अंसारुल्लाह के इस अधिकारी के अनुसार इसराइल के जहाज को पकड़ना उसके सारे ही समर्थकों के लिए ये संदेश है कि हम ज़ायनियों के जहाज़ों को लक्ष्य बनाएंगे। बिन आमिर के अनुसार जैसे ही गजा पर हमले रोक दिए जाएंगे हम भी इसराइल के जहाज़ों को पकड़ने का काम रोक देंगे। इससे पहले यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन की राजनीतिक शाखा के प्रभारी मोहम्मद अल बुखैती कह चुके हैं कि हमको इसराइल की प्रतिक्रिया से कोई चिंता नहीं है। अमेरिका में इस देश के राष्ट्रपति की आयु को लेकर कई तरह की बहसें शुरू हो गई हैं। शायद यही वजह है कि उनका जन्मदिन इस समय सुर्खियों में है। अमेरिकी मतदाताओं के लिए जो बाइडेन की आयु चिंता का विषय बनती जा रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति इस समय अपनी आयु के जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वहां पहुंचकर किसी देश का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।